E20 पर सच क्या है? क्या E20 पेट्रोल से सच में इंजन खराब हो रहा है? क्या माइलेज 30 से 40% गिर जाता है? क्या वारंटी खत्म हो जाएगी? सोशल मीडिया पर बहुत दावे किए जा रहे हैं, इसलिए इस सीरीज में मैं सिर्फ सरकार के आधिकारिक दस्तावेज, PIB, पेट्रोलियम मंत्रालय, नीति आयोग और जहां जरूरी हो वहां उद्योग के आधिकारिक बयानों के आधार पर बात करूंगा। हमारा मकसद किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर जानकारी देना है। हेलो, नमस्ते, जोहार। मैं हूं आपका अपना आकाश साहू और आप देख रहे हैं मैं आशीष ऑफिशियल। E20 आखिर क्या है? E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ने, सीरे और मक्का जैसे स्रोतों से बनाया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो, किसानों को फायदा मिले और प्रदूषण घटे। यानी E20 सिर्फ एक नया पेट्रोल नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का हिस्सा है। सरकार के हिसाब से सरकार ने क्या हासिल किया? सरकार ने पहले 2030 तक E20 का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में इसे 2025-26 कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक पूरे देश में औसतन 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। सरकार का दावा है कि 2013-14 में ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग 1.5% से कम थी। 2021-22 में 10% हुई। 2026 तक 20% पहुंच गई। सरकार के अनुसार इससे विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत हुई और किसानों को लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ। क्या सरकार पूरी तरह तैयार थी एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर? अब सबसे बड़ा सवाल है, जब सरकार ने E20 का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया तो क्या सभी तैयारियां पूरी थी? अगर सरकार के आधिकारिक दस्तावेज, नीति आयोग के रोड मैप और उद्योग की जानकारी को साथ रख कर देखें तो जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हाँ ऐसे में क्योंकि सरकार ने मैक्रो लेवल पर बड़ी तैयारी कर ली थी। एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने स्टोरेज, टर्मिनल और वितरण व्यवस्था को अपग्रेड किया। अप्रैल 2023 से नए BS6 फेज 2 वाहनों को E20 मटेरियल कॉम्प्लिएंट बनाने की दिशा में उद्योगों ने काम किया, लेकिन कुछ ग्राउंड लेवल चुनौतियां भी बनी रही। सबसे बड़ा मुद्दा था पुरानी गाड़ियों का। नीति आयोग के 2021 की रिपोर्ट ने साफ तौर पर कहा, एथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप में संक्रमण के दौरान E10 और E20 दोनों ईंधनों की उपलब्धता पर विचार किया गया था ताकि पुराने और नए वाहनों की अलग अलग ज़रूरतें पूरी की जा सके। हालांकि कई क्षेत्रों में E20 प्रमुख रूप से उपलब्ध होने लगा, जिससे कुछ पुराने वाहन मालिकों में भ्रम और चिंता बनी रही। दूसरी चुनौती थी फीड स्टॉक की। शुरुआती योजना में गन्ने की बड़ी भूमिका थी, लेकिन बाद में चीनी उपलब्धता और नीति में बदलाव के कारण मक्का और अन्य अनाज आधारित एथेनॉल पर अधिक जोर देना पड़ा। इससे उद्योगों को अपने उत्पादन ढांचे में बड़ा बदलाव करना पड़ा। तीसरी चुनौती क्या थी? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य फ्लेक्स फ्यूल तकनीक को बढ़ावा देना है, लेकिन 2026 तक यह तकनीक आम उपभोक्ता के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं हो पाई थी। सरकार ने उत्पादन, सप्लाई और नई गाड़ियों की तैयारियां जैसे माइक्रो लेवल लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया, लेकिन माइक्रो लेवल यानी करोड़ों पुरानी गाड़ियों, उपभोक्ता विकल्प और फ्लेक्स फ्यूल माइक्रो लेवल की बात हो रही है। इकोसिस्टम के मामले में भी अभी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। इसलिए E20 की कहानी सिर्फ सफलता या सिर्फ असफलता नहीं बल्कि उपलब्धियां और चुनौतियों दोनों की कहानी है। ठीक वैसा ही है फॉर एग्जांपल कि मैं एक बिस्किट फैक्ट्री खोल रहा हूं और मैक्रो लेवल पर मैंने कहा कि मैं इतनी लाख बिस्किट का उत्पादन करूंगा, लेकिन मैं यह नहीं कर पाया माइक्रो लेवल पर कि यह बिस्किट यंगस्टर के लिए सही है या बच्चों के लिए सही है या वयस्कों के लिए सही है। मैं बस बिस्कुट फैक्ट्री का उत्पादन किया और यह सबके लिए है। आगे हम चर्चा करेंगे पुरानी गाड़ियों का मुद्दा। नीति आयोग के शुरुआती रोड मैप में सुझाव था कि कुछ समय तक E10 और E20 दोनों उपलब्ध रहे ताकि पुराने वाहन मालिकों के पास विकल्प हो, लेकिन कई जगहों पर E20 प्रमुख ईंधन बन गया। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रांजिशन और धीरे धीरे किया जा सकता था। हालांकि सरकार का कहना है कि उपलब्ध परीक्षणों और अनुभवों के आधार पर व्यापक नुकसान के प्रमाण नहीं मिले हैं। अगर नुकसान मिलते भी हैं तो क्या इस करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के आगे उसे मिडिल क्लास के एक छोटे से नुकसान को सरकार पब्लिकली करना चाहेगी? बिल्कुल नहीं चाहेगी।
सरकार ने 2030 की जगह 2025-26 का लक्ष्य क्यों चुना? अब सबसे बड़ा सवाल है, जब करोड़ों पुरानी गाड़ियों के लिए ट्रांजिशन पूरी तरह आसान नहीं था, तब सरकार ने E20 का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 क्यों कर दिया? सरकार के आधिकारिक दस्तावेज, नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय की जानकारी को देखें तो इसके पीछे 3 बड़े रणनीतिक कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण ऊर्जा और सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत, दूसरा कारण पर्यावरण और भारत के जलवायु लक्ष्य, तीसरा कारण किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। सरकार की सोच यह थी कि अगर लक्ष्य जल्दी तय होगा तो ऑयल कंपनियां, डिस्टिलरी और ऑटोमोबाइल उद्योग भी तेजी से निवेश और तैयारी करेंगे। इसलिए सरकार ने आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए E20 कार्यक्रम को निर्धारित समय से पहले लागू करने का निर्णय लिया। हालांकि पुरानी गाड़ियों और उपभोक्ता स्तर के ट्रांजिशन के लिए और तैयारी की जा सकती थी, इसलिए इस नीति के फायदे भी हैं और कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं। भारत ने ब्राज़ील मॉडल अपनाया। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की, ब्राज़ील मॉडल से क्या सीखा और अभी क्या सीखना बाकी है। अब सबसे दिलचस्प सवाल है, अगर ब्राज़ील पिछले 50 साल से एथेनॉल मॉडल पर काम कर रहा है तो भारत उससे कितना आगे बढ़ा और कहाँ पीछे रह गया? भारत का E20 कार्यक्रम काफ़ी हद तक ब्राज़ील के सफल बायोफ्यूल मॉडल से प्रेरित है, लेकिन दोनों देशों के बीच कुछ बड़े अंतर आज भी मौजूद हैं। ब्राज़ील में आज सामान्य पेट्रोल E27 है और उपभोक्ता चाहे तो 100% एथेनॉल E100 भी चुन सकते हैं। यहाँ बिकने वाले अधिकांश नई कारें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल और एथेनॉल के किसी भी मिश्रण पर आसानी से चल सकती है। यानी पहले वाहन तैयार किए गए, फिर ईंधन का विस्तार किया गया। अब भारत की बात करें, भारत ने रिकॉर्ड समय में E20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया, उत्पादन बढ़ाया, सप्लाई चेन बनाई और नई गाड़ियों को E20 के अनुरूप लाने की दिशा में काम किया। लेकिन यही से विशेषज्ञ कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। पहला, भारत में अभी आम उपभोक्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर फ्लेक्स फ्यूल वाहन उपलब्ध नहीं है। दूसरा, ब्राज़ील की तरह उपभोक्ताओं के पास ईंधन का व्यापक विकल्प नहीं है। वहाँ E10, E15 और E100 सबके विकल्प हैं। क्षेत्रों में E20 प्रमुख ईंधन है, जबकि ब्राज़ील में उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग विकल्प चुन सकता है। तीसरा, ब्राज़ील में एथेनॉल की कीमत ऐसी रखी गई है कि माइलेज में होने वाली कमी की आर्थिक भरपाई हो सके। भारत में फिलहाल ऐसा मूल्य अंतर आम उपभोक्ता को नहीं मिलता, यानी कि सीधे तौर पर वहां एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल की कीमत नॉर्मल फ्यूल से कम रखा गया है। यही वजह है कि कई ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने उत्पादन और नीति लागू करने में तो बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन उपभोक्ता केंद्रित तैयारी जैसे फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का तेज विस्तार, ईंधन के विकल्प और मूल्य निर्धारण अभी भी अधूरी है। यही इस मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना भी है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत ने ब्राज़ील के मॉडल का सबसे कठिन हिस्सा, उपभोक्ताओं को विकल्प देना और वाहन की तकनीक को पूरी तरह तैयार करना, अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत ने मैक्रो लेवल पर सफलता हासिल की है, लेकिन माइक्रो लेवल पर यानी ग्राउंड लेवल पर भी सुधार की गुंजाइश है। ब्राज़ील ने लगभग 50 वर्षों में ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां ईंधन, वाहन और कीमत तीनों एक दूसरे के साथ संतुलित हैं। सरकार का पक्ष और ग्राउंड रियलिटी के बारे में चर्चा करते हैं। सरकार का दावा, E20 से इंजन खराब नहीं होता। सरकार SIAM और नितिन गडकरी जी का कहना है कि E20 से इंजन खराब होने का कोई व्यापक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। उनका कहना है कि अगर किसी की गाड़ी E20 से खराब हुई है तो उसका प्रमाण सामने लाया जाए। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल भी उठता है, अगर E20 पूरी तरह सुरक्षित था तो नीति आयोग के 2021 के रोड मैप में पुरानी गाड़ियों के लिए कुछ समय तक E10 और E20 दोनों ईंधन उपलब्ध रखने की सिफारिश क्यों की गई थी? यह बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अगर करोड़ों पुरानी गाड़ियां बिना किसी चिंता के E20 पर चल सकती थी तो फिर विकल्प देने की ही जरूरत क्यों महसूस हुई? दूसरा दावा, माइलेज पर केवल मामूली असर पड़ता है। सरकार का दावा है E20 से माइलेज पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन उनके अनुसार यह बहुत मामूली है, सरकार के अनुसार। लेकिन सवाल यह है, अगर माइलेज कम होने की बात सरकार भी स्वीकार करती है तो फिर नीति आयोग ने अपने रोड मैप में एथेनॉल मिश्रित ईंधन को मूल्य के हिसाब से
कम करने या लोगों के लिए आकर्षक बनाने की बात क्यों कही थी? यानी सरकार भी मानती थी कि उपभोक्ता के आर्थिक हित का ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा दावा, E20 पूरे देश के लिए तैयार था। सरकार कहती है कि उत्पादन क्षमता, सप्लाई चेन और नई गाड़ियों की तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी समझे कि फ्लेक्स फ्यूल वाहन अभी भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है और कई पुराने वाहन मालिकों के पास अपनी गाड़ी के अनुसार ईंधन चुनने का विकल्प नहीं बचा। यानी नीति पहले लागू हुई, उपभोक्ता केंद्रित इकोसिस्टम अभी भी विकसित हो रहा है, होना बाकी है। चौथा दावा, यह पर्यावरण और किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इस पर विवाद कम है। विदेशी मुद्रा की बचत, किसानों को भुगतान और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने जैसे लाभ सरकार के आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज हैं। लेकिन दूसरी तरफ विशेषज्ञ याद दिलाते हैं कि किसी भी बायोफ्यूल नीति का मूल्यांकन केवल टेल पाइप उत्सर्जन से नहीं, बल्कि पानी की खपत, फीड स्टॉक और उत्पादन की स्थिरता से भी किया जाना चाहिए। व्यक्ति विशेष जी ने बयान किया और उनसे तार्किक प्रश्न पूछा गया E20 पर कि इंजन खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि इंजन खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है और आलोचना का बड़ा हिस्सा राजनीतिक या प्रायोजित अभियान है। लेकिन एक लोकतंत्र में सवाल पूछना और नीतियों की समीक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। अगर इतने सारे वाहन मालिक माइलेज, पुराने वाहनों की संगतता और ईंधन के विकल्प को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो इन सवालों का जवाब केवल यह कहकर नहीं दिया जा सकता कि कोई समस्या नहीं है। सबसे अच्छा तरीका होगा कि सरकार पुराने वाहनों पर स्वतंत्र दीर्घकालिक अध्ययन सार्वजनिक करे, निर्माता स्पष्ट कैपेबिलिटी सूची जारी करे, उपभोक्ताओं की वास्तविक शिकायतों का पारदर्शी डेटा साझा करे। इससे भ्रम भी दूर होगा और नीति पर जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। रायपुर उपभोक्ता आयोग का अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। क्या यह E20 बहस का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने पूरे देश में E20 पर नई बहस छेड़ दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में मारुति सुजुकी और उसके डीलर को ग्राहक की गाड़ी बदलने या कीमत लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने माना कि ग्राहक के साथ सेवा में कमी हुई और वाहन की E20 अनुकूलता को लेकर विवाद था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मारुति सुजुकी का कहना है कि उनकी गाड़ी E20 कैपेबिलिटी थी और समस्या E20 नहीं बल्कि दूषित कॉन्टामिनेटेड ईंधन के कारण हुई। कंपनी ने इस फैसलों को उच्च स्तर पर चुनौती देने की घोषणा भी की है। यही सबसे बड़ा तार्किक सवाल उठता है। अगर सरकार और कंपनियां कहती है कि E20 पूरी तरह सुरक्षित है और दूसरी तरफ एक उपभोक्ता आयोग किसी ग्राहक के पक्ष में फैसला देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि E20 हर मामले में दोषी है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि नीति के जमीनी क्रियान्वयन, वाहन कंपैटिबिलिटी और उपभोक्ता संरक्षण पर अभी और स्पष्टता तथा स्वतंत्र अध्ययन की जरूरत है। दुनिया के सफल मॉडल भारत को क्या सिखाते हैं? दुनिया के कई देशों ने एथेनॉल नीति लागू की है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे आम जनता का भरोसा भी बना रहा। पहली बात करते हैं ब्राज़ील, सबसे सफल मॉडल। ब्राज़ील को दुनिया का सबसे सफल एथेनॉल मॉडल माना जाता है। उन्होंने सीधे E27 लागू नहीं किया। उन्होंने पहले फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाए, फिर E27 लागू किया और जनता को E27 तथा E100 दोनों का विकल्प दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, इथेनॉल की कीमत पेट्रोल से कम रखी ताकि माइलेज में होने वाली कमी की आर्थिक भरपाई हो सके। भारत क्या सीख सकता है? E20 के साथ विकल्प भी दिया जाए, कीमतों में ऐसा अंतर हो कि उपभोक्ता को भी लाभ महसूस हो। दूसरे कंट्री की बात करते हैं, अमेरिका का कंज्यूमर चॉइस मॉडल। अमेरिका में हर जगह एक ही ईंधन नहीं मिलता। पेट्रोल पंपों पर E10, E15 और E85 यह तीनों विकल्प मौजूद हैं। जिसके पास जैसा वाहन है वह वैसा ईंधन चुनता है। सरकार किसी एक ईंधन को सभी पर लागू नहीं करती है। भारत क्या सीख सकता है? पुरानी गाड़ियों के लिए E10 और नई गाड़ियों के लिए E20 दोनों उपलब्ध रखे जाएं। तीसरी कंट्री स्वीडन मॉडल, ग्रीन फ्यूल लेकिन सख्त एनवायरनमेंट रूल्स, जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्वीडन ने बायोफ्यूल अपनाया, लेकिन उससे पहले हर प्लांट पर वाटर ऑडिट, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे बेहतर विकल्प अनिवार्य किया। जो प्लांट नियम तोड़ता है उसे भारी जुर्माना लगता है। भारत क्या सीख सकता है?
हर एथेनॉल प्लांट का लाइव पॉल्यूशन डाटा ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के मामले में तो ऐसा है कि अभी इलेक्शन हो रहा है और अभी हार जाएंगे, पारदर्शिता लाना ही नहीं है। चौथा मॉडल है फ्रांस मॉडल। वैज्ञानिक परीक्षण पहले। फ्रांस ने E10 लागू करने से पहले कई वर्षों तक स्वतंत्र विश्वविद्यालयों, ऑटोमोबाइल कंपनियों और सरकार के साथ लॉन्ग टर्म टेस्टिंग कराई। भारत क्या सीख सकता है? हर 5 साल में इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिपोर्ट पब्लिक की जाए, जिससे जनता को वास्तविक स्थिति पता चले। जापान का कंज्यूमर फर्स्ट पॉलिसी। जापान कोई भी नई तकनीकी लागू करने से पहले लोगों को ट्रेनिंग देता है, उनमें अवेयरनेस जगाता है और मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस तय करता है। भारत में अभी भी बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि उनकी गाड़ी E20 कॉम्पिटेबल है या नहीं। अब इसका समाधान क्या है? हर पेट्रोल पंप पर QR कोड हो, जहां व्हीकल नंबर डालते ही पता चल जाए कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा फ्यूल रिकमेंडेड है। आपको E10 डलवाना है, E20 डलवाना है या E100 डलवाना है। सबसे इम्पोर्टेंट, भारत के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अगर मुझे इस नीति को और बेहतर बनाना हो तो मैं कहूँगा, पहला, कम से कम 5 साल तक E10 और E20 दोनों उपलब्ध हो। दूसरा, 2023 से पहले के वाहनों के लिए स्पष्ट मैन्युफैक्चर एडवाइजरी जारी हो। तीसरा, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर टैक्स में छूट और प्रोत्साहन दिए जाए। चौथा, एथेनॉल प्लांट्स का रियल टाइम पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सार्वजनिक किया जाए। पांचवा, हर राज्य में इंडिपेंडेंट इंजन इम्पैक्ट स्टडी कराई जाए। छठवां, अगर E20 से माइलेज में कमी आती है तो प्राइसिंग पॉलिसी पर पुनर्विचार कर उपभोक्ता को उचित आर्थिक लाभ दिया जाए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। सातवां, हर 6 महीने में सरकार E20 पर पब्लिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी करे, जिसमें इंजन शिकायतें, माइलेज अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव और आर्थिक लाभ का डेटा सार्वजनिक हो। दोस्तों, E20 का विरोध करना समाधान नहीं है और बिना सवाल पूछे हर नीति को स्वीकार कर लेना भी समाधान नहीं है। सही रास्ता वही है जो दुनिया के सफल देशों ने अपनाया। वैज्ञानिक परीक्षण, पारदर्शिता, उपभोक्ता की पसंद, पर्यावरणीय जवाबदेही और चरणबद्ध क्रियान्वयन। अगर भारत इन सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाता है तो E20 केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सफल ग्रीन फ्यूल मॉड्यूल में से एक बन सकता है। दोस्तों, किसी भी नीति का उद्देश्य सिर्फ लक्ष्य हासिल करना नहीं बल्कि जनता का भरोसा जीतना भी होता है। E20 ने देश को आर्थिक, ऊर्जा और पर्यावरणीय स्तर पर कई संभावित लाभ दिए हैं, लेकिन इसके साथ जुड़े सवाल पुरानी गाड़ियों, उपभोक्ता विकल्प की कीमत, पारदर्शिता और पर्यावरणीय अनुपालन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा काम न अंध समर्थन करना है, न अंध विरोध करना है, बल्कि तथ्यों के आधार पर सवाल पूछना और बेहतर समाधान की मांग करना है। क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत नीतियां तभी बनती हैं जब सरकार, विशेषज्ञ, उद्योग और जनता चारों मिलकर आगे बढ़े। समापन, तथ्य जानिए, सवाल पूछिए, बेहतर भारत बनाइए। मैं आशीष ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़े रहिए मैं आशीष के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मैं आशीष।